नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट्स लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो अभी चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा एल्क्सी। देखिए टाटा एल्क्सी टाटा ग्रुप की एक आईटी सर्विसेज़ कंपनी है। और देखा जाए तो टाटा एल्क्सी अलग-अलग कैटेगरीज़ के ऊपर काम करते हैं। जैसे ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर, मीडिया के ऊपर, टेलीकम्युनिकेशंस और उसके साथ-साथ हेल्थ सिस्टम के ऊपर। तो अलग-अलग डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखे हैं खुद के बिज़नेस को। तो कंपनी की एक कॉम्पिटिटर के हिसाब से मैं बात करूँ तो टाटा एल्क्सी जो है वो जो एक मतलब ऑटो सेक्टर के ऊपर भी काम करते हैं। मतलब ऑटो सेक्टर के ऊपर क्यों? क्योंकि देखिए न्यू जो टेक्नोलॉजीज़ है और ऑटो का जो डिज़ाइन है तो उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। और अभी टाटा एल्क्सी का एक नया कॉम्पिटिटर भी आ रहा है और वो भी अ, आज के दिन उसका आईपीओ का लास्ट डेट था और वो भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। उसका नाम है टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़। तो टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज़ जो अभी कॉम्पिटिटर के हिसाब से टाटा एल्क्सी के ही सेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो फिर भी टाटा एल्क्सी के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका सिर्फ़ ऑटो सेगमेंट के ऊपर बिज़नेस नहीं है। वो अलग-अलग सेगमेंट के ऊपर बिज़नेस फैला के रखा है। तो जो लोग सोच रहे थे कि टाटा एल्क्सी के ऊपर खतरा बन सकता है, उसको मैं जानकारी के लिए कहा दूँ कि टाटा एल्क्सी कोई छोटे-मोटे कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, टाटा एल्क्सी को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि अलग-अलग डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखे हैं खुद के बिज़नेस को। और मुझे टाटा एल्क्सी में कुछ सीखने को मिले कि खुद के पोर्टफ़ोलियो को भी डाइवर्सिफ़िकेशन करके रखना चाहिए। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी करिए, आप हमेशा डाइवर्सिफ़िकेशन करके करिए। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा 1-2 कंपनी के ऊपर ही निवेश कर देंगे। तो इसमें होगा क्या, अगर 1-2 कंपनी में मान के चलिए एक कंपनी आपको लॉसेस दिया और दूसरे कंपनी ने आपको प्रॉफ़िट दिया, तो अल्टीमेटली आपको लॉसेस ही होगा। अगर वही पोर्टफ़ोलियो अगर आपको पोर्टफ़ोलियो में 10 शेयर है और उन उनमें से अगर 5 कंपनी आपको लॉस दे और 5 कंपनी अगर प्रॉफ़िट दे, तो भी आप प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बन पाएँगे। ठीक है? बाकी टाइम्स अब नेक्स्ट टाइम जब 5 कंपनी को इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे आपको प्रॉफ़िट जनरेट ज़्यादा मिलेगा। तो कहने का मतलब है, आप अलग-अलग कंपनीज़ को वॉच करिए और अलग-अलग कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करके काम करिए। तो टाटा एल्क्सी के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या है? आप देखेंगे क्वार्टरली रिज़ल्ट। अगर कंपनी के सेल्स के बारे में बात करूँ, तो पिछले साल में जो सेल्स हुआ था, वो कितना 763 करोड़ के आसपास और आज बढ़ के कितना हो चुके हैं 882 करोड़ के आसपास। तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस हिसाब से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 174 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 200 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, वो यहाँ पे ग्रोथ हो चुका है। अभी अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो 28-29 रुपीज़ से बढ़ के हो चुके हैं 32 रुपीज़। तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर से लेकर एफआईएस, पब्लिक हर किसी व्यक्ति के पास होल्डिंग है। अभी इतना होल्डिंग क्यों करके रखा है? क्योंकि कंपनी के रिटर्न जो रेशियोज़ है, वो बहुत शानदार है। चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर इस कंपनी के 1 मंथ के डेटा दिखा दूँ, देखिए पूरा के पूरे सेक्टर में उतना खास रिटर्न नहीं है, मगर टाटा एल्क्सी ने 14% के आसपास रिटर्न दिया। 3 मंथ्स में भी 17% के आसपास रिटर्न दिया। 6 मंथ में कितना रिटर्न दिया? 19% के आसपास। 1 साल में भी देखिए सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया 24%, जो इसका सेक्टर भी दे नहीं पाया। तो इसलिए सोचिए कंपनी कितना स्ट्रांगली स्टेबिलिटी है। और उसके साथ-साथ आप ये भी देख सकते हैं 3 साल में कितना करीबन 439%, जो किसी भी आईटी सेक्टर में और निफ्टी भी सेंसेक्स भी उसको बीट नहीं कर पाया। मैं छोड़ ही देता हूँ निफ्टी सेंसेक्स को, खुद का सेक्टर, खुद का मतलब इंडस्ट्रीज़ उसको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाए। 5 साल की बात करूँ तो 5 साल में आप देखेंगे तो 744% के आसपास रिटर्न दिया। 10 साल में कितना 6700% के आसपास रिटर्न दिया। तो अलग लेवल का यहाँ पे रिटर्न का परसेंटेज देखने को मिले हैं। तो कहने का मतलब है कंपनी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हर कोई इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहते हैं। अभी इस कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व देखिए लगातार बढ़ते चले गए। उस बेसिस में कंपनी का बोरिंग्स भी कम होता गया और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता चला गया। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के फ़ेवर में है, इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर एक शानदार तरीके से पैटर्न भी क्रिएट किया और वो पैटर्न है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट हो,
सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल देख लेना। अगर फंडामेंटल फाइनेंशियल ठीक-ठाक है, उसके बाद अगर कोई भी पैटर्न सबको यहाँ पे बन के तैयार हो रहा है और देखिए इस पैटर्न में कितनी सारे सियोरिटी था टारगेट होने का। पहली बात 200 डेज़ ईएमए के ऊपर क्लोजिंग कन्फर्मेशन हुआ था और यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर के पैटर्न भी ब्रेकआउट किए थे और कन्फर्मेशन भी हुआ था। उसके बाद देखिए रिट्रेसमेंट किया, रेजिस्टेंस को बैक किया, फिर से वापस और टारगेट हो चुके हैं। तो सोचिए किस तरीके से शानदार तरीके से 20% के आसपास टारगेट दिया और वो भी कितने दिनों में। अगर मैं एंटी लेवल से मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 170 डेज़। तो आप कह सकते हैं कि 6 मंथ के अंदर-अंदर ही कंपनी आपको टारगेट दे चुके हैं। तो सोचिए आप भी इस तरीके से ट्रेड सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अल्काइल अमीन्स लिमिटेड। तो अल्काइल अमीन्स लिमिटेड एक केमिकल्स सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है और केमिकल इंडस्ट्रीज में जितने सारे कंपनी आप देखते हैं, वो सारे कंपनी की हालत आज खराब है। क्योंकि चाइना सस्ते से सस्ते दामों में प्रोडक्ट को ग्लोबली मार्केट में बेच रहा है। बेसिकली वो यूरोप मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर कर चुके हैं और जिसके चलते इंडियन मार्केट में जो प्रोडक्ट है, जो केमिकल्स का प्रोडक्ट है, उसका डिमांड लगातार घटते जा रहा है और डिमांड लगातार घटने के कारण कंपनी की अर्निंग, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, सब कुछ सेल्स सब कुछ कम हो रहा है। जैसे इस कंपनी के बारे में चर्चा करूँ, तो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, आप देखेंगे पिछली बार कितना था? पिछली बार 400 करोड़ के आसपास सेल्स था, इस बार 350 करोड़ के आसपास बना। इसका मतलब सेल्स में कुछ कमियाँ देखने को मिली। अभी एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 328 और यहाँ पे कितना बना? 304। तो इसका मतलब एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में ऑब्वियसली रख पाए और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो 50% से ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम होता देखने को मिले। तो इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 50% यहाँ पे कम हो चुके हैं। तो कहने का मतलब है आप इस कंपनी के ऊपर जो मतलब स्टडी करना चाहते हैं, इस कंपनी के ऊपर जो निवेश करना चाहते हैं, तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का 50% प्रॉफिट कम हो गया, कंपनी बेकार हो गया, ऐसे बिल्कुल मत सोचिए। कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो उतना प्रॉब्लम्स नहीं है। पूरा का पूरा सेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम है, जिसके चलते है कंपनी बहुत छोटा है, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इसी तरीके से कंपनी के ऊपर बढ़ जाते हैं। तो मैं इसलिए बार-बार बोलता हूँ, अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं, तो सोच समझ कर करिएगा क्योंकि वहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा। एक चीज़ क्या है कि इस तरीके से कंपनी अगर मार्केट में स्लो डाउन आए, सेक्टर में स्लो डाउन आए, तो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज़ देखने को मिलता है ये तीनों कैटेगरीज़ कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर्स तो ठीक है, आरओसी, आरओई बेस्ड है, कर्जा एकदम ज़ीरो है, इनकम भी है और इसके ऊपर बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो रिज़र्व है, लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का बोरिंग्स कम होता गया और कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा। उस हिसाब से कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, 333 करोड़ के आसपास देखने को मिला। इसका मतलब जब कंपनी के ऊपर सेल्स का कमियाँ देखने को मिले, उस टाइम कंपनी और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो सोचिए, कंपनी में कुछ ना कुछ तो मैनेजमेंट के हाथ में दम है, इसलिए इस तरीके से डिसीज़न ले रहा है। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। मान लेता हूँ उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी देखिए होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे नहीं कि होल्डिंग को बेच दिया, इंस्टीट्यूशन भी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है और एफआईडीएस भी होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी के डिलीवरी का डेटा दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंपनी 40 टू 50% के आसपास डिलीवरी उठाया जा रहा है। अभी इतना हाई प्राइस का डिलीवरी क्यों उठाया जा रहा है? क्योंकि आज शेयर का प्राइस एक डिस्काउंट प्राइस में है। लगातार कंपनी क्या किया? गिरावट का माहौल दिखाया और मैंने आपको ये भी बताया कि इस स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को कंपनी ब्रेकआउट किया है। तो पहली बार प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को फेस किया, नीचे आए, ऊपर जाने की कोशिश किया, 200 डेज़ ईएमए को सपोर्ट लिया और फिर से वो नीचे आए। तो इसी तरीके से वो पैटर्न्स को फॉलो करके नीचे जा रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी की जो अभी सिचुएशन है, मुझे लगता है कंपनी के ऊपर एक बिग करेक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि स्ट्रांगली जो लोअर साइड है, इस लोअर साइड को ब्रेकआउट किया है और जिस तरीके से यहाँ पे लोअर साइड में वॉल्यूम कर रहा है, ईज़िली वो लोअर यहाँ पे जो लेवल है, नेक्स्ट जो सपोर्ट है 1884 इस लेवल तक आने का चांसेस है। देखिए, अभी कहाँ कहाँ तक आएगा, नहीं आएगा, वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो फिलहाल के इस कंपनी के ऊपर आप वॉच करिए। अगर कुछ डिसीज़न लेना है, तो आपके
मतलब आपके हिसाब से लीजिए, मेरे कहने पे सिर्फ सीखिए, क्योंकि मेरा काम है आपको सारी जानकारी देना। आपका काम है उस जानकारी को वेरीफाई करके काम करना, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन कभी नहीं होता। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। तो विनती ऑर्गेनिक लिमिटेड जो है वो देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से 17,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो भी ठीक है, आरओसी आरओई दोनों ही बेस्ट है। कंपनी का इनकम भी जबरदस्त है। प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा देखने को मिला और कैश फ्लो भी शानदार देखने को मिला है। सब कुछ कंपनी के बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो कर्जा है वो एकदम ज़ीरो है। तो यही कंपनी के लिए एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन दिखाते हैं। कंपनी का जो पी रेशियो है वो कितना हाई है वो मैं आपको दिखा दूँ। एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 78 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ तक आ गया? आज पी रेशियो आ गया 43 के आसपास। तो 73 से 43, तो ये जो जर्नी है, तो यहाँ पे कंपनी का जो एवरेज पी रेशियो निकल के आ रहा है 43 के आसपास। इसका मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो कुछ एवरेज लेवल के आसपास देखने को मिला। तो इस कंपनी के जो मतलब इन्वेस्टर है, सबसे पहले वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वो लोग बेचना नहीं चाहते। अभी क्यों बेचना नहीं चाह रहा है? क्योंकि कंपनी का तो सेल्स तो खराब हो रहा है, सेल्स कम हो रहा है, प्रॉफिट भी कम हुआ। 116 करोड़ से 84 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ, सेल्स कम हो गया, तो फिर भी इंस्टीट्यूशन माल क्यों नहीं बेच रहा है? देखिए, अगर कंपनी के अंदर कुछ खराबी होता, देखिए कंपनी के दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकते हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। अभी इंटरनल का मतलब है कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ी है, तो कंपनी के ऊपर सेल्स कम हो रहा है, तो वो अलग बात है। और एक्सटर्नल मतलब पूरे के पूरे सेक्टर के ऊपर प्रॉब्लम है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर गिरावट हो रहा है, वो अलग बात है। तो कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले हमेशा ये देखना है कि इंटरनल प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर इंटरनल प्रॉब्लम है तो उस कंपनी से दूर रहना ठीक होगा। अगर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो उसको वेरीफाई करना है कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम के कारण भी कंपनी कितना स्ट्रांग है। तो फिर भी देखिए, ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है। और बैलेंस शीट में भी देखिए, कंपनी रिजर्व को बढ़ाया, कर्जे को एकदम जीरो कर दिया, फिक्स्ड एसेट को बढ़ाया, और CWIP में कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगाया। तो सारे चीज कंपनी के फ्लेवर में है, जिसके चलते कंपनी के जो लास्ट कुछ पीरियड्स का डिलीवरी का डेटा है, आप देखेंगे तो 60% के ऊपर डिलीवरी का परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कि कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है वो कुछ इस तरीके से बना। टॉप लेवल से लगातार वो एक रेजिस्टेंस को फेस करते नीचे आए। अभी अभी एक चीज देखिएगा कि हम लोग इस तरीके से कुछ पैटर्न क्रिएट करते हैं, जिसको कहा जाता है शोल्डर कम हेड कम शोल्डर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एक क्या बना, शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर। अभी फाइनली जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर नीचे में ट्रेड करना स्टार्ट करे तो बड़ा सा एक फॉल देखने को मिलेगा। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जो मार्किंग है, इस लेवल को मैं मार्किंग करूँ तो उसी तरीके से यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। तो इसी तरीके से अगर फॉल हुआ तो सोचिए, जो अंदाजा लगाया जा रहा है यहाँ पे जो स्ट्रांगली जो रेजिस्टेंस है, इस जो रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्किंग करके रखा हूँ मैंने, इस रेजिस्टेंस तक आने का चांसेस है। अभी डाउन साइड का ट्रेड होने का चांसेस ज़्यादा है। तो जल्दबाजी करके इस कंपनी के ऊपर अभी बाइंग ट्रेड मत लीजिएगा। प्लीज़ इसके ऊपर रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, तो प्लीज़ जाकर लिंक में ज्वाइन करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। देखिए, नेस्ले इंडिया लिमिटेड इंडिया के एक सबसे पॉपुलर एंड पुराना कंपनी है, और वो भी एफएमसीजी इंडस्ट्रीज में। तो इस कंपनी बेबी फूड इंडस्ट्रीज में 70% के ऊपर मार्केट से लेकर रखा है। और इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आया। कंपनी खुद के जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है, अभी 1 रुपये करने वाला है। इसका मतलब हर एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर देने वाले हैं। तो कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।